एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं आइजू को उसकी चारों गर्लफ्रेंड कहीं लेकर के जा रही होती है। तभी आइजू की नजर केमिस्ट्री क्लास के बाहर खड़ी हुई एक लड़की पर जाती है और वो लड़की वहां पर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं उन दोनों की बॉडी में वही करंट दोबारा से लगता है, जिससे आइजू समझ जाता है कि ये भी मेरी सोलमेट है। लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड उसको वहां से ले जाती है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजू आता है उसी लड़की को ढूंढने के लिए। आइजू क्लास में एंटर करता है लेकिन उसको वो लड़की नहीं दिखती है, पर वहाँ पर एक और छोटी लड़की थी। वो लड़की आइजू को देखकर उसका नाम पूछती है और अपना नाम याकुजेन कुसूरी बताती है। अब आइजू उससे कल वाली लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसकी बात इग्नोर करते हुए आइजू के लिए वो चाय लेकर आती है। लेकिन आइजू उसके चाय को मना कर देता है, तो वो आइजू से रिक्वेस्ट करने लगती है चाय पीने के लिए। आइजू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे तुम्हारा क्लब ज्वाइन करने नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर किसी को ढूंढने आया था। इस पर याकुजेन बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, बस चाय को पियो। अब आइजू चाय पी ही रहा था तभी उसके पास याकुजेन आ जाती है और वो उसको अपनी एक बनाई हुई नई दवाई दिखाने लगती है जिसका नाम है ह्यूमन मैग्नेट। और इसका काम ये है कि जैसे कोई मैग्नेट लोहे को अपने पास खींचता है, अगर इस मेडिसिन को कोई इंसान पी ले तो वो भी लोहे की चीजों को अपने पास खींचेगा। वो उस दवाई को आइजू को पीने को बोलती है, लेकिन आइजू उसको पीने के लिए मना करने लगता है, पर जबरदस्ती करके वो आइजू को दवाई पिला ही देती है। दवाई पीने के बाद आइजू देखता है कि उसके शरीर से सही में लोहे की चीजें चिपक रही थी और वो हैरान हो जाता है। तभी याकुजेन कहते हैं, अरे नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई, इस दवाई का साइड इफेक्ट एक ये है कि तुम्हें 3 दिन तक लगातार तुम्हारा पेट खराब रहेगा। अब आइजू ये चीज सुनने के बाद में गुस्सा होने लगता है। तभी याकुजेन कहते तुम इतना गुस्सा मत हो, मैंने इसका अपोजिट मेडिसिन भी बना के रखा है। और तभी वो उस दवाई को खुद ही पी लेती है और वो आइजू से जाकर के किसी लोहे की तरह चिपक जाती है। अब आइजू शर्माते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि ये लड़की कितनी क्यूट है, ये बहुत ज्यादा क्यूट है, किसी परी की तरह। अब वो दोनों एक दूसरे से साइड हटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों हट नहीं पाते हैं, जिससे आइजू और ज्यादा परेशान हो जाता है। याकुजेन उसको परेशान होता देख कहती है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, इसका असर बस 10 मिनट तक रहता है। और ये चीज सुनने के बाद आइजू थोड़ी चैन की सांस लेता है। तभी याकुजेन कहते हैं कि मुझे बहुत जोर की सूसू लगी है, और ये सुन के आइजू और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्लीज तुम मेरे ऊपर हल्का मत हो जाना। तभी वो कहती है कि घबराओ मत, मैं हमेशा अंदर डायपर पहन के रखती हूँ। इसके बाद वो अंदर ही फ्रेश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद मेडिसिन का असर खत्म होता है तो आइजू चैन की सांस लेने लगता है। और तभी याकुजेन उसको अलग अलग तरीके के मेडिसिन दिखाने लगती है, जो देखकर आइजू कहता है कि मैं इसको देखकर समझ सकता हूँ कि इसको अपने काम से कितना ज्यादा प्यार है, लेकिन मैं तो यहाँ पर अपनी कल वाली सोलमेट को ढूंढने आया था, पर पता नहीं क्यों मुझे इससे धीरे धीरे प्यार होते जा रहा है। अभी याकुजेन बोलती है कि आइजू मुझे पता है कि तुम अब धीरे धीरे मेरे प्यार के जाल में फंस रहे हो। आइजू बोलता है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता? तो वो बताते जो तुमने थोड़ी देर पहले चाय पी थी उसमें मैंने अपना लव वाला मेडिसिन मिलाया था और इसी के कारण ऐसा हो रहा है। और ये चीज सुन के आइजू काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी याकुजेन आइजू को प्रपोज करने लगती है और वो अपने मन में सोचते है कि इसने मेरी वो जादुई ड्रिंक पी है, इसके कारण ये मेरे को रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन तभी आइजू वहाँ पर वोमिटिंग करने लगता है और ये चीज देखकर याकुजेन तो चौंक जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि क्या उस दवाई में कोई कमी थी, अगर ऐसा था तो अब आइजू मेरा कभी भी नहीं हो पाएगा। और वो वहाँ पर रोने लगती है और वो आइजू को वहाँ पे आई लव यू बोल रही होती है। तभी आइजू उसको शांत होने को बोलता है। वो कहता है कि मैं इस दवाई को वोमिटिंग करके इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिल से प्यार करना चाहता हूँ, ना कि इस दवाई की मदद से। आइजू की बातें सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी आइजू की बॉडी काफी बुरी तरीके से हिलने लगती है और ये चीज देखकर वो फिर से परेशान हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि शायद ये उसी लव वाली दवाई का साइड इफेक्ट है और उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये शायद ओवरडोज के कारण हुआ है। इसके बाद वो एक और दवाई लेकर आती है जो कि उसी लव वाली दवाई का एंटीट्यूड होता है। वो आइजू को कहती है कि तुम इस दवाई को अगर पी लोगे तो पुरानी वाली दवाई का असर खत्म हो जाएगा, लेकिन आइजू की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो खुद से दवाई नहीं पी पा रहा था। इसके बाद वो खुद ही अपने मुंह में सारी दवाई भर लेती है। फिर वो आइजू को किस कर लेती है और उसके मुंह में अपने मुंह से दवाई ट्रांसफर कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद आइजू का दवाई का असर खत्म हो जाता है। होश में आने के बाद आइजू याकुजेन को बोलता है कि मुझे तो तुम अभी भी काफी खूबसूरत हो, क्यूट लग रही हो। और ये सुनकर दोनों ही वहाँ पर शर्मा जाते हैं। याकुजेन अपने मन में सोचती है कि आइजू की बॉडी ने उस दवाई को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि शायद आइजू के मन में मेरे लिए पहले से ही प्यार था। इसके बाद याकुजेन आइजू को दोबारा कॉन्फ्रेंस करने लगती है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में प्लीज आ जाओ। आइजू कहता है कि बस करो, अब तुम उठ के खड़ी हो जाओ। लेकिन तभी आइजू की नजर याकुजेन के बॉडी और बालों पे आती है जो कि तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब याकुजेन खड़ी होती है और बोलती है कि तुमने अब मेरी असली बॉडी को देख ही लिया और कल जिस लड़की को तुमने देखा था वो कोई और नहीं, मैं ही थी। और मैं एक दवाई बना रही थी ताकि उस दवाई को पी के लोग हमेशा यंग रह सकें, लेकिन उस दवाई का असर उल्टा हो गया और इसी दवाई के साइड इफेक्ट के कारण मेरी बॉडी दिन में 23 घंटे छोटी रहती है और सिर्फ एक ही घंटे के लिए नॉर्मल हो पाती है। और एक बात और, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और चैन क्लब की प्रेसिडेंट भी हूँ। ये सुनकर आइजू चौंक जाता है और कहता है कि यानी कि
कि तुम मुझसे बड़ी हो और मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आइजू वहीं पर गिड़गिड़ाने लगता है उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। अब याकुज़ेन खुश हो जाती है और आइजू को अपने गले लगा लेती है। इसके बाद आइजू डरते हुए अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में याकुज़ेन को बताता है। इसके बाद वो उन सबसे मिलवाने के लिए याकुज़ेन को लेकर आता है। वो याकुज़ेन को अपनी सभी गर्लफ्रेंडों से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन बाकी सबको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों को अब इस सब चीजों की आदत हो गई है। वो बाकी सबसे बताता है कि याकुज़ेन सिर्फ हाइट में छोटी है लेकिन वो हम सबसे बड़ी है, वो 3rd ईयर की स्टूडेंट है। तभी याकुज़ेन कहती कि मैं तुम सबके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आई हूँ। वो कराने को कहती है कि ये तुम्हारे लिए दवाई है और इससे तुम्हारी चेस्ट और बड़ी दिखेगी। अब ये सुनकर कराने गुस्सा होने लगती है, कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। लेकिन वो और भी अलग अलग चीजों के लिए मेडिसिन कराने को दिखाने लगती है और कराने और भी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है आखिर तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है। याकुज़ेन कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में आइजू ने बताया है। तो कराने आइजू के ऊपर गुस्सा हो जाती है और वो आइजू को वहीं पे कूटने लगती है। याकुज़ेन आती है वहाँ पर, कहती है मैं ये बात बताना तो भूल ही गई, आइजू ने जो बोला था कि कराने बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट और बहुत ज्यादा वो शर्माती भी है। इसके बाद कराने शांत हो जाती है। अब याकुज़ेन हकारी के पास जाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक मेडिसिन है, ये मेडिसिन पीकर तुम और भी ज्यादा हॉट लगने लगोगी। हकारी अपने मन में सोचती है कि ये पीने के बाद तो मैं आइजू को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर पाऊंगी। इसके बाद हकारी उस दवाई को पी लेती है। दवाई पीने के बाद उसके शरीर से पूरा पसीना आने लगता है जिससे उसके सारे कपड़े नीचे निकल के गिर जाते हैं। तभी आइजू उसको कुछ कपड़े देता है। वो कहता है कि ये मेरे पिए के कपड़े हैं और ये तुम पहन लो। इसके बाद हकारी उन कपड़ों को पहन लेती है। तभी वो कहते हैं इसमें से तो आइजू की खुशबू आ रही है और उस कपड़े को सूंघने लगती है। लेकिन तभी वो अपने दिमाग में सोचती है कि कहीं ये भी कपड़ा मेरे पसीने की वजह से स्लिप करके नीचे न गिर जाए। तभी याकुज़ेन बोलते हैं कि टेंशन मत लो, इस दवाई का असर सिर्फ एक ही बार के लिए होता है। इसके बाद याकुज़ेन सुजुका के पास जाती है और उसको फैंटेसी मेडिसिन देती है। अब सुजुका उन मेडिसिन को ले लेती है। वो मेडिसिन लेने के बाद सुजुका के सर से 2 बड़े बड़े कान निकल आते हैं। जैसे ही आइजू सुजुका को देखता है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और आइजू सुजुका को किसी पेट की तरह पेट करने लगता है। इसके बाद याकुज़ेन नानो को भी मेडिसिन देती है जिससे नानो अपने बालों को कैसे भी करके कंट्रोल कर सकती है। तभी नानो आइजू को अपनी तरफ अपने बालों की मदद से पकड़ के खींच लेती है और वो उसको किस कर देती है, जिससे आइजू वहाँ पर थोड़ा सा शर्मा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं लंच करने के लिए। थोड़ी देर बाद याकुज़ेन को बाथरूम आ जाता है तो आइजू उसको कहता है कि तुम्हारे पीछे रेस्ट रूम है तो तुम उसके अंदर चली जाओ। जाने से पहले याकुज़ेन कहते हैं कि वहाँ पर आइजू की चाय अलग से रखी हुई है और वो अलग ही बोतल में रखी हुई तो तुम लोगों को पता चल जाएगा और तुम लोग उसको मत पीना। इसके बाद वो भाग के बाथरूम चली जाती है। इसके बाद हकारी चाय निकालने के लिए बोतल ढूंढने लगती है। वो देखते कि ये जो नीला बड़ा बोतल है ये शायद हम लोगों के लिए होगा और जो लाल वाला है वही आइजू का होगा। इसके बाद ये चारों लड़कियां उसी नीले वाले बोतल से चाय पीने लग जाती हैं और तभी वहाँ पर याकुज़ेन भी आ जाती है और वो देखती कि वो चारों नीले वाले बोतल से चाय पी रही थी जो कि आइजू के लिए थी। तभी याकुज़ेन सबको चाय पीने से रोकने लगती है लेकिन उन लोगों ने पहले ही थोड़ी चाय पी ली थी। आइजू याकुज़ेन को बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा फिक्र क्यों कर रही हो, बस वो चाय अलग अलग ही फ्लेवर की तो थी, इसमें क्या बड़ी बात है। अब याकुज़ेन घबराते हुए कहती है कि जो इन लोगों ने चाय पी थी मैंने उसमें किस वाली दवाई मिलाई थी और सच बताऊं तो मेरा प्लान ये था कि मैं तुम्हारी चाय में किस वाली दवाई मिला करके तुमसे किस ले सकूं। आइजू उससे कहता है कि तुम्हें मुझे किस करने के लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं है और ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो आइजू को किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन हम देख पाते हैं बाकी चारों लड़कियां किसी ज़ोंबी की तरह एक्ट करने लगती हैं, जिसके बाद कराने आके याकुज़ेन को पकड़ के दूर फेंक देती है। याकुज़ेन कहती है अरे नहीं मैंने फिर से गलती कर दी। तभी हमें फिक्स फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर याकुज़ेन के दोस्तों ने उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसको छोड़ दिया था। याकुज़ेन कहते कि ये दवाई सिर्फ लड़कों के लिए थी और अगर लड़कियों ने इसको पी लिया तो इसका साइड इफेक्ट बहुत खराब होता है और ये चारों अब किसिंग ज़ोंबी बन गए हैं जिनको अब सिर्फ होंठ चाहिए किस करने के लिए और अगर इन लोगों में से तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो तुम उनके साथ वहीं पर फंस जाओगे, वो तुम्हें हमेशा के लिए वहीं पर किस करती रहेंगी और ये दवाई इन लोगों के शरीर में पूरी तरीके से फैलने से पहले मुझे इसकी रिवर्स दवाई देनी होगी, नहीं तो ये लोग हमेशा के लिए ऐसे ही बन के रह जाएंगी। आइजू कहता है मैं चाहे कुछ भी हो इन लोगों को ठीक करके रहूंगा। इसके बाद वो चारों लड़कियां आइजू के ऊपर जंप करती हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इस वीडियो पर लाइक है हमें 20 लाइक का और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।